आज के वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है जो कि अभी सेमेस्टर 3 के सिलेबस में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर है। और अभी आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है जो कि 19 दिसंबर को है। तो अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 10 दिन है, तो हम लोग डेली एक एक वीडियो भी अगर हम डालेंगे तो आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस को देख लेते हैं। ये पहला वीडियो है, बाकी की वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आप लोगों को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एग्जाम OMR सीट पे होगा। यहाँ पे दिया हुआ है OMR सीट पे आप लोगों को भरना है। तो ये आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न है। अब इसका सिलेबस क्या है, इसमें 9 चैप्टर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। पहला में है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप लोगों को देखना है कि कंप्यूटर क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर को किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का क्या क्या टाइप है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का क्या क्या अवयव हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU क्या होता है, ये सारा कुछ जानना है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस है। उसके बाद पार्ट बी में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एंड लेटेस्ट वर्जन्स। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट समय समय पे अपडेट होते रहता है। अभी 2021 का चल रहा है, फिर अपडेट होगा तो किसी और का आएगा। उसके बाद एक बार अपडेट हुआ था 2019 में। तो 2016 के बाद जो भी अपडेट हुआ है उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उसके बाद डिजिटल एजुकेशन है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सिलेबस आप लोग रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। हम इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसका हम आप लोगों के लिए PDF बना दिए हैं, हिंदी में भी बनाए हैं, इंग्लिश में भी बनाए हैं, और इसी से हम पढ़ाएंगे। और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें हम रखे हुए हैं। एक बार हम पूरा ऊपर दिखा देते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह का इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, फिर क्वेश्चंस भी बनाए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। जितना भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता था उतना हम बनाए हैं। तो आप लोगों को फिर भी किताब एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर भी आ सकता है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि सारा चीज़ इसमें कवर कर लें। आप लोगों का एक बेसिक रिवीजन हो जाएगा, तो उस तरह से हम बनाए हुए हैं। और पूरा डिटेल में तो हम लोग नहीं पढ़ सकते थे, इसीलिए इसमें हम लोग एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन टाइप का पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे में हम लोग उतना ही कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और मोटा मोटी क्या चीज़ है वो हम लोग समझेंगे। और ये PDF आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसमें हम काफ़ी मेहनत किए हैं। ये आप लोगों के लिए पूरा किताब जैसा बनाए हैं, तो ये फ्री नहीं है, ये आप लोगों को इसके लिए छोटा-सा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब ही है। इसको हम ई-बुक में बना के इसको हम वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको खरीद सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस उसका है, एक समोसा का प्राइस के बराबर है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। चैप्टर वाइज हम उसको बाँट देंगे, तो इस चैप्टर का एक समोसा का प्राइस का है, एक चाय समोसा जो आप लोग खाते हैं तो उतना ही का ये ई-बुक है। हम इसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए हैं, आप लोग लिंक में जाके उसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। और अगर आप लोग ऐसे ही इसमें पढ़ के
जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बना के अगर आप लोग उसी से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को पीडीएफ भी परचेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग आलसी हैं, डायरेक्ट उन लोगों को बना बनाया मटेरियल चाहिए, तो उन लोगों को जाके ई बुक खरीदना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम इंग्लिश में भी बना दिए हैं और हिंदी में भी बना दिए हैं। तो अधिकतर लोग हिंदी पढ़ने वाले होते हैं, इसीलिए हम हिंदी वाला से पढ़ाते हैं। बाकी आप लोग जब पीडीएफ देखिएगा तो दोनों से पढ़ सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों को कंपेयर करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और कुछ वर्ड अगर हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो हम इंग्लिश तरफ आप लोगों को लेके आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। तो हिंदी वाले सेक्शन में हम लोग चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले इसका शुरुआत होता है व्हाट इज कंप्यूटर से, कंप्यूटर क्या है। तो आप लोग बचपन से कई बार पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग और एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक मशीन है। डिवाइस मतलब मशीन, जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। ये प्रोग्राम निर्देशों का सेट के अनुसार कार्य करता है। तो एक मशीन है, हम लोग इधर से इनपुट दे रहे हैं, फिर मशीन में घुस रहा है हमारा इनपुट, तो वो कंप्यूटर जो मशीन है अपने आप में कुछ काम कर रहा है, उसके बाद हम लोगों को एक रिजल्ट दे रहा है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कंप्यूटर पर टाइप करते हैं कि 2 + 3 = 5, ये हम लोगों को पता है कि ऐसा होता है। लेकिन कैलकुलेटर पे हम लोग डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसको हम लोग इनपुट देंगे, 2 देंगे, उसके बाद 5 देंगे और उसको बताएंगे कि इसको जोड़ना है। तो ये हमारा इनपुट हुआ। हम लोग उसको दे रहे हैं संख्या, एक तो संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, और हम लोग कैलकुलेटर को ये भी बता रहे हैं कि इसको जोड़ना है। फिर वो प्रोसेस करेगा, जोड़ेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग होता है, और जो हम लोग उसको बताए, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिए वो इनपुट होता है, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो आउटपुट होता है। मोटा मोटी यही चीज़ होता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ऐसे ही सारा चीज़ काम करता है। तो सबसे आसान उदाहरण यही है समझने के लिए। और ये जो प्रोसेस करता है वो एक प्रोग्रामिंग के द्वारा ही होता है। मतलब उसमें पहले से इंजीनियर्स या फिर जो साइंटिस्ट हैं वो सेट किए हुए रहते हैं कि अगर ऐसा आप लोगों को निर्देश दिया जाएगा तो ऐसा ही आप लोगों को काम करना है, तो उसको प्रोग्राम कहा जाता है। तो उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग ऊपर ऊपर चलते हैं। हम लोगों को एग्जाम का तैयारी करना है। अब कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है, गणना करने में होता है, जिसको कि अंग्रेजी में कंप्यूटेशन बोलते हैं, डेटा विश्लेषण जिसको कि डेटा एनालिसिस बोलते हैं, संचार यानी कम्युनिकेशन, और मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग जैसे कार्य करता है। तो ये सारा काम डे टू डे लाइफ में होता है, कंप्यूटर का ये सारा कुछ यूज है। और इसका उदाहरण क्या है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन और सर्वर। स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, और जब बड़े स्केल पे चला जाता है, इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से, तो एक सर्वर होता है, फिर वो अलग अलग कंप्यूटर से संपर्क बना के रखता है, और अलग अलग कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं, और एक सर्वर के जरिए ही उसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये सारे उदाहरण हैं कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। एक आदमी भी तो कंप्यूटेशन कर सकता है, एक आदमी भी हर चीज़ कर सकता है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी स्पीडली काम करता है और इफ़िशियंट होता है, यानी कि वो अच्छे से काम करता है। इसी को स्पीड और इफ़िशियंसी बोलते हैं, यानी कि बहुत ही फास्ट काम करता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों या अरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, यानी कि बहुत सारा काम एक ही सेकंड में कर सकता है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, तो वो बड़े बड़े काम करते हैं जिसमें कि रिसर्च वगैरह होता है, तो बहुत ही फास्ट काम होता है। इसीलिए कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आप लोग अभी वीडियो एडिटिंग करते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, तो उसमें देखते हैं कि तुरंत सा हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो कंप्यूटर काफ़ी फास्ट है। जैसे कि आप लोगों को 5 संख्या को अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करने बोलेंगे तो हम लोगों को उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर उसको तुरंत करके दे सकता है। तो इसीलिए कंप्यूटर काफ़ी फास्ट होता है। और इसका उदाहरण क्या है, सुपर कंप्यूटर। वैसे तो नॉर्मल कंप्यूटर भी काफ़ी फास्ट काम करता है, लेकिन उदाहरण पे सुपर कंप्यूटर ट्रिलियंस ऑपरेशंस प्रति सेकंड कर सकते हैं, यानी कि 1 ट्रिलियन का काम वो 1 सेकंड में कर सकता है। 1 ट्रिलियन काम वो 1 सेकंड में कर सकता है। जैसे कि हम आपको 2 + 3 जोड़ने के लिए बोले, ये एक काम हो गया, उसके बाद
24 गुना 25 करने के लिए बोले ये एक काम हो गया, तो ऐसा-ऐसा कम से कम 1 मिलियन काम को वो सिर्फ़ 1 ही सेकंड में कर सकता है। और अगर हम लोग अगर 45 गुना 38 करने बोले तो उसमें भी 4-5 सेकंड लग जाएगा। तो ये कंप्यूटर का स्पीड है। उसके बाद सटीकता, जिसको कि एक्यूरेसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कंप्यूटर कोई भी काम को एकदम सटीकता के साथ कर सकता है। वो गलती बहुत ही कम करता है। हम लोगों को जोड़ने घटाने बोल दिया जाए, मल्टीप्लाई करने बोल दिया जाए, तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कभी ना कभी कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा बहुत ही कम केसेस में करता है। अगर सही से काम कर रहा है कंप्यूटर, सही कंडीशन पे है, तो मिस्टेक्स नहीं करता है। तो इसी को सटीकता या फिर एक्यूरेसी बोलेंगे। और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होगा? हेल्थ केयर में होता है, स्कैनिंग में, बैंकिंग में और हर जगह का आजकल उपयोग इसका होता है। आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। उसके बाद विश्वसनीयता, जिसको कि अंग्रेजी में रिलायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर काफ़ी रिलायबल होता है, क्योंकि वो गलती कम करता है, इसीलिए हम लोग उस पे डिपेंडेंट होते हैं, उस पे विश्वास करते हैं कि ये अच्छे से काम करेगा और सही से काम करेगा और ये लंबे समय तक काम कर सकता है। जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा शरीर थक जाता है, फिर उसके बाद हम लोग थक जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है, जब तक वो सही कंडीशन में, अगर उसको अच्छे से रख-रखाव करेंगे तो। उसके बाद वर्सैटिलिटी, जिसको कि बहुउपयोगिता भी बोलते हैं। यानी कि एक ही कंप्यूटर के साथ हम लोग अलग-अलग तरह का काम ले सकते हैं। उसमें हम लोग जोड़ने का काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वर्ड पे काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया बहुउपयोगिता। उसके बाद स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी काम छोटे स्केल पे कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम छोटे स्तर पे कर रहे हैं, हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसका मेमोरी बढ़ाया जा सकता है। आप लोग फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें देखे होंगे कि ये 64 जीबी का है, लेकिन आप लोग इसको 128 जीबी का बनवा सकते हैं। कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, 4 जीबी का रैम है इसमें, लेकिन आप लोग एक्सटेंड करा सकते हैं, इसको 8 जीबी का करवा सकते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इसका क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी होता है। उसके बाद स्टोरेज कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़रूरत के अनुसार हम लोग उसको बढ़ा-घटा सकते हैं। हालाँकि ज़्यादा मेमोरी अगर हम लोग खरीदेंगे तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ह्यूमन मेमोरी का लिमिट होता है, हम लोग सारा कुछ याद नहीं रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने हैं। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कंप्यूटर की विशेषताएँ इनमें से कौन-सा है ऐसा बोल के। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सैटिलिटी, स्केलेबिलिटी, स्टोरेज, ये सारा इसका विशेषता है। उसके बाद कंप्यूटर का विकास, जिसको कि इंग्लिश में इवोल्यूशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सभी हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में। तो कंप्यूटर का विकास 5 पीढ़ियों में हुआ है, जिसको कि हम लोग जनरेशंस बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें क्या-क्या बदलाव होते गया, इसको हम लोगों को देखना है। अब जनरेशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ियाँ का मतलब क्या होता है? जैसे कि आदमी का भी विकास पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ ना, और इंसान अच्छा बेहतर बनते गया, उसी तरह से कंप्यूटर का भी विकास होते गया और हर जनरेशन में वो पहले से बेहतर बनता चला गया। तो इसी को विकास बोल रहे हैं। तो पहली पीढ़ी का टाइमलाइन क्या है? 1945 से 1956। किस बुक में थोड़ा बहुत 1-2 साल इधर-उधर दिया हुआ रहता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। डेट पे आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, बुक से मिला लेंगे। थोड़ा बहुत हर बुक में इधर-उधर रहता है, तो डेट उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन लगभग आप लोगों को याद रखना है कि किस डेट से किस डेट तक है, ताकि जब भी जनरेशन पूछा जाए तो आप लोग समझ सकें कि अच्छा इस टाइम पीरियड में ये था। तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ, जिसको कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें का तकनीक, यानी कि उस फर्स्ट जनरेशन में कौन-सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता था कंप्यूटर को बनाने के लिए? तो उसमें यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता है, आप लोगों को उसका फोटो दिखाई देगा। पंच कार्ड इनपुट, ये दोनों ही टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था। ये आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता था कंप्यूटर को बनाने के लिए, ये पूछ सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
याद रखने के लिए आप लोग गूगल में सर्च कर लेंगे, इमेज में आप लोगों को इसका इमेज देख लेना है तो दिमाग में छप जाएगा। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, पंच कार्ड क्या होता है, किस टाइप का दिखता है, वो आप लोग देख लेंगे। आप लोगों को याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज होता था कंप्यूटर को बनाने के लिए, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड इनपुट। अब उसका विशेषता क्या था, मतलब कैसा था फर्स्ट जनरेशन, तो कंप्यूटर कैसा था उस समय, बड़े आकार का हुआ करता था और काफ़ी महंगा होता था, जिसके कारण सभी लोगों के पास नहीं होता था और थोड़ा देर चलने के बाद भी वो बहुत अधिक गर्म हो जाता था और उसका मेंटेनेंस काफ़ी हाई कॉस्टली हुआ करता था, उच्च रखा होता था। तो ये सारा इसका विशेषता है। उदाहरण कौन कौन सा कंप्यूटर था उस समय, तो ये दो नाम आप लोगों को याद रखना है, ये दो नाम आप लोगों को याद रखना ही है, ये पूछ सकता है। एक है ENIAC से ENIAC बोल सकते हैं और एक यूनिवैक UNIVAC। तो ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जनरल पर्पस यानी कि जनरली हर जगह जो यूज हो सके, और ये पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। ये आप लोगों को याद रखना है। अब सेकंड जनरेशन में हम लोग आ जाते हैं। इसका टाइम पीरियड 1956 से 1964 तक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बाद, फर्स्ट जनरेशन हमारा 56 में खत्म हुआ तो वहीं पे हमारा सेकंड जनरेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या चेंज हुआ वो सब हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या आ गया, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। तो पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज होता था कंप्यूटर को बनाने के लिए, लेकिन सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा कंप्यूटर को बनाने के लिए। अब इसका साइज भी घट गया। पहले तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, लेकिन अब कंप्यूटर का साइज घट गया, अब वो छोटा होता था और पहले से फास्ट हुआ, तेज हुआ और अधिक ऊर्जा कुशल हुआ। अब इसमें का उदाहरण कौन कौन सा है कंप्यूटर, आप लोगों को इसका उदाहरण आप लोगों को याद रखना है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का। IBM 1401 और TX0, ये दो कंप्यूटर का आप लोगों को नाम याद रखना है। ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका आप लोगों को नाम याद रखना है, टेक्नोलॉजी याद रखना है और नाम याद रखना है कंप्यूटर का। एग्जाम्पल का फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड इनपुट, सेकंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हो गया, और उदाहरण कंप्यूटर का क्या हो गया, IBM 1401 और TX0। अब थर्ड जनरेशन में हम लोग आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन कब शुरू हुआ, 1965 से 1971 तक। और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होने लगा, जिसको कि तकनीक बोलेंगे हिंदी में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये अभी भी यूज होता है, जिसको कि IC बोलते हैं, IC बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये आप लोगों को गूगल में आसानी से दिख जाएगा। आप लोग हमेशा देखें, कभी भी फोन या फिर रेडियो या फिर कुछ भी खोल के देखेंगे तो उसमें ग्रीन ग्रीन टाइप का बहुत सारा बिल्डिंग जैसा बना हुआ दिखाई देता है, वो IC होता है। तो गूगल पे आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए IC कैसा दिखता है, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका विशेषता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लगा, मल्टीटास्किंग संभव हुआ। अब यहीं से कंप्यूटर में अलग अलग टाइप का काम करना शुरू हुआ। ये थर्ड जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना, और यहीं से मल्टीटास्किंग भी शुरू हुआ। तो थर्ड जनरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी से शुरू हुआ, तो वो थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ। और इसका टेक्नोलॉजी भी आप लोग याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब दो कंप्यूटर का नाम आप लोगों को यहाँ पे भी याद रखना है, IBM 360, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, कोबोल और फोर्ट्रैन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज होने लगा। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1971 से 1980 तक। इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें आप लोगों को टेक्नोलॉजी का नाम तो याद रखना ही है, VLSI, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हुआ फोर्थ जनरेशन में, और एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है यहाँ पे इंटेल 4004। और पर्सनल कंप्यूटर का भी यूज यहीं से शुरू हुआ, जो पहले
आप लोग पुराने फिल्म में देखे होंगे जो डब्बा जैसा कंप्यूटर दिखता था जिसको कि घर में रखते थे, तो वही पर्सनल कंप्यूटर यहीं से यूज़ होना शुरू हुआ। और नेटवर्किंग और इंटरनेट की भी शुरुआत 4th जनरेशन से हुई। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 3rd जनरेशन में क्या यूज़ होता था, 4th जनरेशन में क्या यूज़ होता था। तो 3rd जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत हुआ, 4th जनरेशन में 3rd जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत हुआ और 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और नेटवर्किंग और इंटरनेट का शुरुआत हुआ। अब 5वीं पीढ़ी कब क्या है, 1980 से अभी तक का समय, अभी 5वीं पीढ़ी में हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम में। जो भी तकनीक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अभी 5वीं पीढ़ी में है। तो इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, ULSI, और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी अभी यूज़ हो रहा है, हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है। अब इसमें क्या-क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या-क्या होता है। अभी आप लोग अपना फ़ोन में फेस लॉक भी लगा सकते हैं, यानी कि आपका फ़ोन आपका चेहरा को पहचान सकता है, आपका अंगूठा को पहचान सकता है। तो ये सारा अभी हो रहा है, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे 5th जनरेशन में। पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि एक सामान को आप लोग दूसरे जगह पे ले जाके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप हुआ, स्मार्टफ़ोन हुआ, टैबलेट हुआ, स्मार्ट वॉच हुआ, ये सारा कुछ पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पहले होता था CPU के साथ, उसके बाद यूपीएस भी लगाना होता था, तो उसको आप लोग आसानी से इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, तो वो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। और IoT का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जितने भी चीज़ इंटरनेट से चलते हैं वो सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। उदाहरण वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट में क्या आता है आप लोगों का, गूगल है, जेमिनी आ गया, अभी चैट जीपीटी आ गया, और एप्पल में यूज़ होता है सीरी यूज़ होता है, ये सारा असिस्टेंट है ना। गूगल असिस्टेंट भी होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार भी अब आ गया है, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी अभी आ गया है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज़ होता था आप लोग देखेंगे, उसका कौन कौन सा चीज़ उसमें शुरुआत हुआ, और सारे उदाहरण आप लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का टाइप अलग अलग तरीके से बांटा गया है। एक तो उसके उपयोग करने के हिसाब से, उसका डेटा प्रोसेसिंग के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से, ये सारा चीज़ अलग अलग तरीके से बांटा गया है। उपयोग मतलब यूजेस के हिसाब से। तो उपयोग के आधार पर कौन कौन सा कंप्यूटर है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि जो कि समान यूज़ के लिए होता है, समान यूज़ के लिए, यानी कि उसको हर कोई यूज़ कर सकता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, तो ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसको कि हर कोई यूज़ कर सकता है। उसके बाद एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसको कि स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसी काम के लिए ही, जैसे कि रिसर्च सेंटर हो गया, इसरो हो गया, आप लोगों का DRDO हो गया, नासा हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है और बहुत ही फास्ट चलता है वो सारा कंप्यूटर। उसको हम लोग खरीद भी नहीं सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, और उसको हम लोग चला भी नहीं सकते हैं, और उसको रखने के लिए भी बहुत बड़ा जगह चाहिए। तो वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, जैसे कि बड़े बड़े मूवी एडिटिंग के लिए भी यूज़ होता है, बहुत ही फास्ट कंप्यूटर यूज़ होता है। तो वैसे कंप्यूटर को स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं, जैसे सर्वर, गेमिंग कंसोल। अब प्रोसेसिंग के आधार पे डेटा को प्रोसेस करता है, उस हिसाब से भी कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, टाइप उसका बताया गया है। तो एक तो एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। एनालॉग क्या होता है, एनालॉग वो सारे कंप्यूटर होते हैं जिसमें काटा काटा टाइप का दिखाई देता है, आप लोग इतना आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया और वोल्ट मीटर हो गया, ये सारा कुछ एनालॉग कंप्यूटर है। और डिजिटल में बाइनरी डेटा पर काम होता है। तो ये आप लोग डिफरेंस याद रखेंगे, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल में हमेशा 0 और 1 पे ही काम होता है, इसको बाइनरी डेटा बोलते हैं। और हाइब्रिड क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के बनाया जाता है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है MRI मशीन। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आकार के आधार पे, साइज के हिसाब से, तो साइज के हिसाब से एक तो सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, माइक्रो कंप्यूटर है
एम्बेडेड सिस्टम है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, शक्तिशाली होता है और सबसे बड़ा होता है और रिसर्च पे काम आता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से एक नीचे लेवल का है और बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए यूज होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज होता है। और वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन पे जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर को रख के ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग पे काम करते हैं, 3D मॉडलिंग पे काम करते हैं, तो उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो उससे मेन फ्रेम से एक नीचे लेवल आ गया। अब माइक्रो कंप्यूटर जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है, जैसे कि जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। अब एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम बहुत ही छोटा होता है और उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में उसको लगाया जाता है, जैसे कि कार वगैरह में लगाया जाता है। तो वो अपने आप में छोटा होता है, पर वो किसी दूसरे चीज को सपोर्ट करता है और काम करता है, तो उसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। तो ये आप लोगों को 5 नाम याद रखना है साइज के हिसाब से: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर और एम्बेडेड सिस्टम। और अब आ गया, हाँ, तो इसमें आप लोगों को नाम याद रखना है ना, उपयोग के आधार पे जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, और इसका एग्जांपल भी आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग के आधार पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और आकार के आधार पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम। ये सब आप लोग याद रखेंगे और इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। अब कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो साइंस एंड रिसर्च में यूज होता है, जिसको कि विज्ञान और शोध बोलेंगे। तो इस विज्ञान और शोध, तो इसमें किस चीज के लिए यूज होता है? डेटा विश्लेषण, जिसको कि अंग्रेजी में डेटा एनालिसिस, आप लोग हर जगह डेटा एनालिसिस आजकल देखते हैं। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन मतलब जैसे कि पहले होता था कि डेटा कलेक्ट करते थे फिर उसी पे एनालिसिस करते थे, लेकिन अभी क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करने से पहले वर्चुअल डेटा बनाते हैं, यानी कि रियल डेटा की तरह ही रहता है, लेकिन वो रियल डेटा कलेक्ट नहीं किया हुआ रहता है। जैसे कंप्यूटर को बोलेंगे कि हम लोगों को 100 मरीज का डेटा चाहिए, या फिर 100 मरीज का बीपी का डेटा चाहिए, ब्लड प्रेशर का डेटा चाहिए, तो कंप्यूटर एक हिसाब से जनरेट करके दे देगा, फिर उस पर आदमी लोग रिसर्च करता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल जो रियल डेटा होता है उठा के उसको लाता है, फिर उस पर एनालिसिस करता है, तो उसको सिमुलेशन बोलते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर हम लोगों को डेटा बना के दिया उसी पे हम लोग काम करते हैं, तो उसको सिमुलेशन बोलते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना, स्पेस रिसर्च पे काम होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग और उद्योग, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सीएडी टूल, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग नाम याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मेडिसिन आप लोग तो हर जगह देखते हैं आजकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, MRI, टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। बिजनेस में यूज़ होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, रिमोट वर्किंग, डेटा एनालिटिक्स में। शिक्षा में ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम में यूज़ होता है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, तो ईमेल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सारा में यूज़ होता है। विथ फाइनेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, शेयर मार्केट ट्रेडिंग होता है। मनोरंजन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, आप लोग भी करते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, ये सारा कुछ है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक। इसमें क्या क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, कि पार्ट्स क्या क्या होता है। इंग्लिश में इसको पार्ट्स ही बोलेंगे ना, एक बार हम लोग देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, इसको आप लोग याद रखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अलग है और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अलग है। तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, और पार्ट्स तो कंप्यूटर का क्या क्या हिस्सा है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं, कंप्यूटर का जो जो हिस्सा को हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल चीज है, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारा चीज हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है जो कि हार्डवेयर को चलाता है। जैसे कि आप लोग इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये सारा कुछ
सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। वो हार्डवेयर नहीं होता है लेकिन उसी से कंप्यूटर चलता है, वो प्रोग्राम्स होता है। जितना भी एप्लीकेशन है सारा का सारा सॉफ्टवेयर ही है। और डेटा क्या होता है? डेटा सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग डेटा पे काम करते हैं। उसके बाद यूज़र हम लोग हैं जो कि कंप्यूटर को चलाते हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या है? इनपुट यूनिट है, सीपीयू है और आउटपुट यूनिट है। ये तीन इसका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। इनपुट यूनिट क्या क्या है? जहां से हम लोग इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो सबसे पहला तो कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, ये सब से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग अपना डेटा दे सकते हैं इनके माध्यम से। तो वही हमारा इनपुट यूनिट होता है। अब लोग आप लोग बोलेंगे कि माइक्रोफोन से कैसे दे सकते हैं? जैसे कि हम लोग माइक्रोफोन से आजकल बोलते हैं ना, हेलो गूगल, ये सर्च करो, वो सर्च करो, तो वो इनपुट ही दे रहे हैं हम लोग। और कीबोर्ड से तो हम लोग टाइप करके देते ही थे पहले से। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी तीन हिस्सा है। एक तो कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। तो सीपीयू का आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट का भी आप कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में सीयू बोलते हैं, इसका भी आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है। और एएलयू, इसका भी आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और एमयू का भी आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है, मेमोरी यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल्स डेटा फ्लो। अब हम लोग चलो फिर से अब हिंदी वाले में चलते हैं, नहीं तो फिर हिंदी वाले बोलेंगे कि अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? निर्देशों का प्रबंधन करता है। जो भी हम लोग निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, जैसे कि हम लोग इनपुट डालें ना, तो इनपुट के बाद जाएगा, जो भी हम लोग इनपुट डालें वो चला जाएगा सीपीयू के पास। तो सीपीयू में सबसे पहले जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट जो भी डेटा उसके पास आया है, इनपुट जो भी आया है, उसका वो प्रबंधन करेगा कि भाई इसके साथ करना क्या है, मैनेजमेंट करेगा। फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करेगा कि वो गणना करेगा, कंप्यूटेशन करेगा, जोड़ घटाव करेगा। यही अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम है। उसके बाद मेमोरी यूनिट क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। तो ये तीन काम सीपीयू का है। उसके बाद सारा काम हो गया, फिर सीपीयू डेटा दे देगा आउटपुट यूनिट को। और आउटपुट यूनिट में क्या क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, जहां से कि हम लोगों को प्रोसेस हुआ डेटा दिखाई देगा। तो ये सारा आउटपुट यूनिट में है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर, और कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हिस्से यानी कि मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट। और सीपीयू में का भी तीन हिस्सा है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। तो इतना हम लोगों को पढ़ना था, मोटा मोटी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं चैप्टर 1 को। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, सारा चीज तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अ मशीन दैट प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन। हिंदी में भी आप लोग पढ़ लेंगे, एक मशीन जो डेटा को प्रोसेस करती है और निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। या फिर फोटो खींचने के लिए एक उपकरण। अ डिवाइस फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स, इसको आप लोग सुधार लेंगे, अ डिवाइस होगा यहाँ पे, DEVICE, DE छूट गया है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। खैर ये सब तो गलत आंसर है। आर टूल फॉर कुकिंग फूड। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, मशीन डेट प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। एक मशीन जो डेटा को प्रोसेस करती है और निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। इसको हम एक ही बार में बनाए हैं, तो इसमें कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे, अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अनुप्रयोग नहीं है? यानी कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा काम है जो कि कंप्यूटर नहीं करता है? तो कपड़े नहीं धोता है वो, बाकी सारा काम कंप्यूटर करता है। तो सी ऑप्शन सही है कि कपड़े धोने का काम नहीं करता है। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करता है।
या फिर कौन सा काम के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सा इनमें से कंप्यूटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है। तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, मेन फ्रेम या फिर इनमें से सभी। तो तीनों ही कंप्यूटर है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या है, तो इसको अभी अभी हम लोग देखे थे। तो क्या क्या होता है वो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। ये ऑप्शन सही है ना। उसके बाद ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, इसको नोट्स में शायद हम नहीं लिखे हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है उसको। अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ये तो अभी अभी हम लोग देखे थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का टाइप नहीं है। तो डेस्कटॉप, टैबलेट, सुपर कंप्यूटर, तो माइक्रोवेव नहीं है। अब कंप्यूटर के निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा है, सीपीयू है। सीपीयू ही सारा इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है, काम करता है इंस्ट्रक्शन को, है ना। मॉनिटर और मॉनिटर तो आउटपुट यूनिट हो गया, कीबोर्ड तो इनपुट यूनिट हो गया, हार्ड डिस्क तो मेमोरी को स्टोर करता है। तो सीपीयू ही काम करता है ना। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर तो नहीं है, टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन ए कंप्यूटर। तो ये करेक्ट डिवाइस, करेक्ट आंसर है ना। ये एक प्रोग्राम और एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर में रन करता है। ये हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों का मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस अभी अभी हम लोग देखे थे, देख लीजिए इसमें से कौन सा है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, वही इनपुट डिवाइस है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है। तो डिस्प्ले इमेज, तो ये तो नहीं है। स्टोर डेटा करना, ये भी नहीं है। प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये करेक्ट आंसर है ना। डेटा को संसाधित करने और निर्देशों का निष्पादित करने के लिए, है ना। तो ये सही आंसर है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन फॉर इट्स लार्ज साइज एंड हाई प्रोसेसिंग पावर। तो ये तो आप लोग बिना आंसर देखे, बिना ऑप्शन देखे ही आप लोगों को समझ जाना है। सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे पावरफुल कौन होता है, सुपर कंप्यूटर होता है ना। अच्छा, इसे यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से सबसे लार्ज एंड फास्ट कौन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के बाद एक जो नीचे पायदान पे आता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अगर यहाँ पे सुपर कंप्यूटर होता तो सुपर कंप्यूटर सही आंसर होता। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। रैम का मतलब क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप लोगों को याद रखना है। विच कंपोनेंट इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो परमानेंट मेमोरी कहाँ पे स्टोर होता है, रैम, हार्ड डिस्क पे यूज होता है ना। हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ, कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है, सीपीयू। सीपीयू का 3 पार्ट था ना, उसमें कंट्रोल कंट्रोल यूनिट था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट था और मेमोरी यूनिट था। तो ये 3 यूनिट सीपीयू का पार्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो सिस्टम को चलाता है। जैसे जैसे कि फ़ोन में होता है एंड्रॉयड, एप्पल फ़ोन में होता है आईओएस, और लैपटॉप में, कंप्यूटर लैपटॉप में होता है मैकिन्टॉश, है ना। और विंडोज़ में होता है, विंडोज़ वाला जो लैपटॉप होता है इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे। एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में से आप लोग देख लेंगे, अ डिवाइस दैट डिस्प्लेस और आउटपुट्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, जो डेटा के बाहर कंप्यूटर को, डेटा को दिखाता है कंप्यूटर में, है ना। एक उपकरण जो कंप्यूटर से डेटा प्रदर्शित
या आउटपुट करता है, तो ये इसका सही आंसर है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्मॉल एंड पोर्टेबल, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखना है कि कौन सा कंप्यूटर छोटा और पोर्टेबल है। तो डेस्कटॉप तो नहीं है, मेन फ्रेम भी नहीं है, लैपटॉप है, सर्वर भी नहीं है, तो लैपटॉप सही आंसर है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कलेक्टिवली नोन एज हार्डवेयर, जितना भी फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको कि हम लोग छू सकते हैं उसको कुल मिला के हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ डिजिटल एंड एन एनालॉग कंप्यूटर, तो ये हम बताए थे आप लोगों को, इसमें आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। तो इसका आंसर बी है। बी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डेटा प्रोसेस करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर सतत डेटा प्रोसेस करते हैं। सतत डेटा मतलब कंटिन्यूअस डेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का विशेषता क्या है इनमें से, है ना। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होना शुरू हो गया था। वैक्यूम ट्यूब्स तो पहला जनरेशन में यूज होता था ना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो ये भी हम नोट्स में इंक्लूड नहीं किए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज, ये आप लोग को याद रखेंगे। उसके बाद विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एएलयू, एएलयू का काम क्या है, तो वो गणना करता है ना। यहाँ पे देखिए अंकगणित और तार्किक संचालन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च, मौसम पूर्व अनुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विशेषता है। यूज ऑफ यूएलएसआई, पैरेलल प्रोसेसिंग, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है। यूज ऑफ यूएलएसआई, पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांस्ड नेटवर्किंग एंड एआई कैपेबिलिटीज, तो ये सारा पांचवी पीढ़ी का विशेषता है। तो यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ये फर्स्ट जनरेशन का विशेषता है ना, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था, तो इसीलिए वो आंसर इसमें होगा। व्हाट डज आईओटी स्टैंड्स फॉर, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद कौन सा स्टोरेज प्रकार प्रोसेसिंग के लिए डेटा को स्थायी अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, अस्थायी रूप से कौन संग्रहित करता है, रैम RAMB, और अस्थायी रूप से कौन संग्रहित करता है, हार्ड डिस्क, है ना। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, कि वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें। सीपीयू का 3 हिस्सा होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, फिर एएलयू होता है, उसके बाद एमयू होता है, मेमोरी यूनिट। तो सीयू निर्देशों को डिकोड और एग्जीक्यूट करता है ना, और एएलयू क्या करता है, गणना करता है, कंप्यूटेशन करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों को डिकोड और निष्पादित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम आप लोगों को बताए थे तीसरी पीढ़ी में हुआ था ना, तीसरी पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज शुरू हुआ था, किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू हुआ था। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी हम आप लोगों को बताए हैं। रैम और हार्ड डिस्क में मुख्य अंतर क्या है, तो रैम अस्थायी डेटा को स्टोर करता है और हार्ड डिस्क अस्थायी डेटा को स्टोर करता है ना, रैम अस्थायी को स्टोर करता है। उसके बाद रैम का उपयोग अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है और हार्ड डिस्क में स्थायी होता है, यानी कि हार्ड डिस्क में परमानेंट डेटा स्टोर होता है और रैम में टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुपर कंप्यूटर की विशेषता है, तो बहुत ही फास्ट होता है। अच्छा नहीं है पूछ रहा है ना, विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सा नहीं है, पोर्टेबल और लाइट वेट नहीं होता है।
यानी कि उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं ले जा सकते और हल्का भी नहीं होता है, तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें नहीं है, ये पूछ रहा है। प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सर्वर इज टू, सर्वर का क्या काम है? प्रोवाइड सर्विसेज एंड मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेस, सेवाएं प्रदान करना और नेटवर्क संसाधनों को प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। लिनक्स ओएस ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बायोस, डिवाइस ड्राइवर्स, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU? यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये ALU है। तो ALU क्या करता है? कंप्यूटेशन करता है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसका बी ऑप्शन सही है, अंकगणित और तार्किक संचालन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरण हो सकता है? तो यहाँ पे टच स्क्रीन होगा। टच स्क्रीन है तो उसमें हम लोग इनपुट भी दे सकते हैं और वहीं से आउटपुट भी हम लोगों को मिलता है। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? मदरबोर्ड का काम क्या होता है? खैर ये अगले चैप्टर का है, लेकिन इसमें आ गया है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका काम क्या होता है? विभिन्न घटकों के बीच संपर्क और संचार स्थापित करना। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन इसमें गलती से ये क्वेश्चन आ गया है। बायोस को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ये भी नेक्स्ट चैप्टर का है। ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का आ गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इतना क्वेश्चन बना हुआ है, तो उम्मीद है हम जो भी पढ़ाए वो आप लोगों को समझ में आ गया है और ये आप लोगों को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प भी करेगा। तो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो इसको हम ई-बुक बना के पब्लिश कर दिए हैं वेबसाइट पे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए, ये ई-बुक चाहिए तो, और उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस इसको हम रखे हैं, बस एक समोसा का प्राइस आप लोग समझ सकते हैं, बस उतना ही, एक बिस्किट, चाय, समोसा, तीनों को मिला के नहीं, अलग अलग, ठीक है। और हर एक चैप्टर का आप लोगों को इसी तरह से मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में बताइए, तब हम अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो जैसा भी है आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। और रांची यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी लोग तो इससे लाभ ले ही सकते हैं, बाकी के अगर यूनिवर्सिटी वाले इसको देख रहे हैं, उनका सिलेबस मिलता जुलता है, तो वो लोग भी इसके लाभ ले सकते हैं। मुझे लगता है नीलांबर पीतांबर का शायद सेम सिलेबस है, और बाकी का यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो हम नहीं देखे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।